हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की जो ये हमारी ज्योतिष की श्रृंखला है, एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष से संबंधित जो विषय है उस पर आधारित है। और आज हम जो केतु का संचरण है, जो केतु का संचरण है, और ये 30/10/2023 से जो कन्या राशि में है उसकी बात करेंगे। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो राहु और केतु ये दोनों के दोनों हैं, ये दो अलग नहीं है, ये एक ही हैं। और इनका जब भी किसी राशि में विशेष करके संचरण होता है तो इनका इफेक्ट काफ़ी उसकी लाइफ में इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो केतु का जो गोचर है, इस समय केतु का गोचर है जो कन्या राशि में, और ये 23/10/2023 से आएगा। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि केतु जब भी किसी राशि में जाते हैं, किसी राशि में भी जब गोचर करते हैं, तो यदि वहाँ पर पीड़ित होते हैं तो उस जातक को एक ऐसी मजबूरी और परेशानी दे देते हैं कि जिससे वो समझ नहीं पाता कि अचानक ऐसी परेशानी क्यों आ गई। अचानक से किसी घटना का घटित हो जाना, अचानक से किसी व्यवसाय का रुक जाना, अचानक से नौकरी में परेशानी आ जाना, अचानक से कोई ऐसी बिना वजह ही कोई चीज़ हो जाना, ये केतु का प्रभाव है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो केतु का अभी जो कन्या राशि से और जो अष्टम भाव है, इसमें केतु का क्या प्रभाव है मैं आपको बताऊंगा। केतु का इस कन्या राशि में, क्योंकि कन्या राशि का जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो बुध है, तो कन्या राशि पर कभी भी या बुध पर कभी भी उसके साथ में केतु का अच्छा प्रभाव नहीं होता। तो ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वृष, मिथुन और कन्या, इनमें तो अच्छा प्रभाव होता है, परंतु कन्या राशि क्योंकि जो है ये पृथ्वी तत्व राशि है, और जो केतु का प्रभाव है वो मंगल के जैसी है, ये अग्नि तत्व है, तो इस पर प्रभाव उसका बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। अब मैं ये कहूँगा कि केतु की दृष्टि जो अष्टम भाव में रहेगी, उससे क्या होगा कि जो जीवन साथी है उस पर शारीरिक कष्ट आ जाएगा। ये जो डेफिनेट इस तरह से अचानक से कोई चीज़ इस तरह से आ जाना कि शारीरिक कष्ट में रहना, या जिन लोगों के साथ में कोई भी पार्टनर वगैरह हैं, या लव मैरिज के जिनका चल रहा है, इस समय शारीरिक कष्ट उनमें देखने को मिलेगा। आगे मैं बताना चाहूँगा कि जिनकी कन्या राशि है, और उनका भी मैं बताना चाहूँगा कि जब तक ये 24/5/2024 तक, जबकि वहाँ पर बृहस्पति का गोचर नहीं होता, राशि जब बृहस्पति का अगला गोचर नहीं होता, तब तक जो है ये थोड़ा परेशानी बनी रहेगी, और उसके बाद समय अच्छा हो सकता है। चतुर्थ भाव की बात मैं करूँगा कि वहाँ पर जो कन्या राशि से चतुर्थ भाव है, वहाँ की बात करूँगा कि जो आपका माँ का स्वास्थ्य है उसमें भी थोड़ा सा अचानक से गिरावट आएगी, और जो आपका प्रॉपर्टी है, मकान है, या ये सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ा अव्यवस्थित हो जाएंगी, और स्वास्थ्य में भी, मदर के स्वास्थ्य में भी अव्यवस्थित एकदम से ऐसा आएगा कि थोड़ा स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। जो सप्तम भाव है, कन्या राशि से जो सप्तम भाव है, ये इसका जो प्रभाव होगा केतु के गोचर के बाद, वो जो लाइफ पार्टनर होगा उस पर केतु की दृष्टि है, तो इसलिए स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा। और जो राहु केतु है, ठीक 180 डिग्रीज पे रहे, तो राहु और केतु दोनों का प्रभाव उस हाउस पे पड़ेगा। राहु से भी केतु पर भी उस हाउस पे दोनों का प्रभाव होगा, राहु का भी और केतु का भी। मंगल का गोचर जो कन्या राशि के लिए कभी भी लाभदायक नहीं होता, और केतु का जो स्वामी है वो भी मंगल है। शनि जब छठे स्थान में होते हैं, जब शनि जो छठे स्थान में गोचर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि शनि जब छठे स्थान में होंगे, तो उससे क्या होगा कि वो शनि अपने आप में काफ़ी कुछ होते हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इसलिए निश्चय ही उस चीज़ वो थोड़ा कम होगा। और क्योंकि एक अकेला शनि ही रोग और दुष्टों को कम कर देता है। अब मैं बताना चाहूँगा, परंतु लग्न में जो लग्न में आपका, जैसे लग्न में उस समय केतु आ रहा है, कन्या राशि में केतु आ रहा है, तो
कार्यों में व्यवधान हो जाती, और जो आपकी एकाग्रता चल रही है कामों के प्रति, जो भी आपका वर्क चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है, नौकरी चल रहा है, जो भी चीज़ चल रहा है उसमें व्यवधान आ जाता है। ठीक है, तो एकाग्रता का भंग होना, इसे हम कह सकते हैं। केतु जो है एक सर्प, इसके देवता हैं। केतु सर्प देवता का भी स्वामी है, और इसलिए जो सर्प देवता है उसका भी स्वामी केतु है। इसलिए इस अवस्था में जब केतु आपका 30/10/2024 से जब वहाँ पे संचरण करेगा आपकी राशि में, तो उस समय आप पीपल के पेड़ पर सरसों की दिया जला सकते हैं, और कुत्तों को रोटी दे सकते हैं, और इस तरह से थोड़ा सा इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि ये राहु का जब पीड़ित नहीं होता तो ये साहसी होते हैं, संघर्ष होते हैं, और संघर्ष करते रहते हैं लाइफ में। लेकिन अचानक यदि वहाँ पर केतु का पीड़ित होना, ये किसी उसमें आ जाना, इससे अचानक ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिनके बारे में कि आदमी सोच भी नहीं सकता। व्यापार में नुकसान हो जाता है, धन की हानि हो जाती है, गलत संगति में आदमी चला जाता है, अचानक से गलत संगति में चले जाता है, और मानसिक तनाव उसके बढ़ जाते हैं। इस तरह से केतु का जब संचरण होता है या केतु का गोचर किसी भी राशि में होता है, उस समय ये प्रभाव पड़ जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में जो हमारा जीवन है, ये इसमें हम ये देखते हैं कि जब जातक का जन्म होता है और उसमें उसके हॉरोस्कोप तैयार किया जाता है, तो इनको जो पराशर और जो ऋषि मुनियों ने बड़े ही मेहनत से इसको तैयार किया होगा उस समय, क्योंकि 27 नक्षत्र देखना और उसके बाद राशि चक्र बनाना और उसके बाद उन प्लेनेट्स को हॉरोस्कोप के 12 हाउसेस में डालना, ये बड़ा ही एक, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञान आया होगा। जबकि ये नक्षत्रों का ज्ञान हुआ होगा, और उसके बाद नक्षत्रों के साथ में जो राशि चक्र बने हुए होंगे, और उसके बाद हॉरोस्कोप की तरह ये हमारे साथ में तैयार करके रख दिया गया होगा। तो मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ आती हैं, या लाइफ में जो भी आपकी जो भाग्य होता है, हम बोलते हैं हमारे भाग्य पे, उसकी भाग्य पे ये है इसलिए इस तरह से हो रहा है, या किसी के लिए बोलते हैं कि भाई उनका इस तरह से कम या ज़्यादा किसी को मिलना, ये डिपेंड करता है हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से। जो हमारा प्रारब्ध है वो हमारे हॉरोस्कोप में आ जाता है। अब हॉरोस्कोप में कैसे आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉरोस्कोप जब वो पूरा 12 हाउसेस का होता है, तो उसमें यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 5 यहाँ पर आता है, 5 का मतलब ये होता है कि जो आप पिछले प्रारब्ध से जो आपके अपूर्ण कार्य रह गए थे, और मेधा शक्ति के कारण उन कार्यों को आप पूर्ण करने जा रहे हैं, वो यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद जो 8th 9th जो हाउस है, 9th हाउस में आपके भाग्य में क्या है और आपको उसके अनुसार क्या मिलना है, ये डिपेंड होता है। तो भाग्य का मतलब ये हो गया कि जो आपने कर्म पिछले जन्म में पूरे कर दिए हैं, उनका अब आपको फल मिलेगा, और उससे आप कम ही जो है, आप यदि कम ही श्रम करें तो उसमें आपको ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जो है पिछले जन्म का मिल रहा है, वो आपका भाग्य है। तो भाग्य से पता चल जाता है कि यदि भाग्य स्थान में आपके कमज़ोर ग्रह हैं तो भाग्य कमज़ोर है, तो वो आपको उतना नहीं मिलेगा। भाग्य में यदि आपके अच्छे ग्रह हैं 10वें भाव में, 9th हाउस में और इसमें, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है, और आपको जब कम परिश्रम में ही ज़्यादा मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पंचम भाव का जो है कि पंचम भाव में यदि कोई भी ग्रह पीड़ित होता है, तो उसको स्पष्ट रूप से देखा जाता है उसका प्रभाव। तो जैसे पंचम भाव में किसी का सूर्य है, और सूर्य कमज़ोर है, ये पीड़ित है 2 पाप ग्रहों से पीड़ित है। तो पिछले जन्म में जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे, वो उनके साथ में वो अब उस जन्म में भी उसकी एनिमिटी रह जाएगी। ठीक है, तो जो पीड़ित होने का मतलब है कि जैसे सूर्य का पीड़ित होना, तो उससे मतलब सरकार से परेशानी, अपने बॉस से परेशानी, अपने स्वामी से परेशानी, अपने पिता से परेशानी, जिन लोगों को बनती है उनका सूर्य पीड़ित हो जाता है, पीड़ित रहा वहाँ पर 5वें घर में दिखाई देता है। इसी तरह से मैं कहूँगा कि जिन लोगों का चंद्रमा पंचम हाउस में कमज़ोर होता है, उनका ये रहते थे कि जैसे उनको जो पिछले जन्म में जहाँ पर उन्होंने उस किसी को चीज़ को चाहा था और वो नहीं मिल पाया,
नहीं वो उसकी स्थिति हो पाई थी, तो उनका वो चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण अपने प्रेम प्यार व्यवहार में उसी तरह से उनका इस समय भी रिजल्ट निकलता है। इसलिए कमज़ोर कमज़ोर चंद्रमा का होने का मतलब है कि जीवन में बाधाएँ, ठीक है, जीवन में उस तरह की बाधाएँ, जो चंद्रमा मन का कारक भी होता है, चंद्रमा प्रेम प्यार का कारक भी होता है, तो उसी तरह से उसके जीवन में, इस जीवन में भी जो प्रारब्ध में जो किया गया है, जो कर्म अधूरे रह गए हैं या किसी को ठेस पहुंचाई है, तो उसका सारा इधर इधर मिलना शुरू हो जाता है और उसी तरह से आदमी परेशान होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से मैं कहूँगा कि यदि मंगल कहीं पर कमज़ोर होता है, तो आप ये समझते हैं कि भाई बहनों के साथ में नहीं बन रही, या कहीं पर कोई और चीज़ जो आसानी से काम नहीं हो पा रहा है, आदमी बहुत क्रोध कर रहा है अपने, और कई लोगों से लड़ता है, कई लोगों से परेशान होता है। ये सभी भी हमारे प्रारब्ध के कारण जो है इस समय हमारे साथ में वैसी स्थिति हो जाती है, मंगल के कमज़ोर होने के कारण। बुध के कमज़ोर यदि होता है तो हमारी जो कुंठा जो बनी रहती है, या हम आसानी से एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो जाते, और हमारा जो कम्युनिकेशन लेवल है वो अच्छा नहीं हो पाता, ये सब बुध के कमज़ोर होने के कारण होता है। इसी तरह से यदि बृहस्पति कमज़ोर हो जाता है, तो उससे हम अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से नहीं निभा पाते और हम हायर पोस्ट पे नहीं पहुंच पाते, बृहस्पति के कमज़ोर होने के कारण। एक अच्छी पोस्ट हमें नहीं मिल पाता, या अच्छे दायित्व की पूर्ति हम नहीं कर पाते, वहाँ पर बृहस्पति कमज़ोर हो जाता है यदि पंचम भाव में, ठीक है। तो इसी तरह से ये यदि शुक्र कमज़ोर होता है, तो आपके सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अच्छा भोग नहीं मिलता, आप अच्छे मतलब आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो है कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें कमी आ जाती है, रिलेशनशिप में कमी आ जाती है, घर में भी कमी आ जाती है, कई सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। ये शुक्र की कमज़ोर होने के कारण, कुंडली में यदि शुक्र की कमज़ोर है तो उस तरह से स्थितियाँ बन जाती हैं। तो इसका मतलब आपने लक्ष्मी का सही उपयोग नहीं किया पिछले जन्म में, तो वो चीज़ें आपके साथ में आकर के अब उन चीज़ों में आप जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपका लव रिलेशन हो, या कोई भी चीज़ हो, उसमें यदि परेशानियाँ इस तरह से हैं, या कुंठा जागृत हो रही है किसी भी तरह से, आप उसको स्पष्ट रूप से आपको वो आसानी से जो है उपलब्ध नहीं है, तो ये पिछले जन्म की कुंठा और उसका पीड़ित होना, ग्रह का पीड़ित होना, उसको वही दर्शाता है। इसी तरह से यदि पंचम भाव में कहीं शनि कमज़ोर होता है, तो आपकी हार्ड वर्क से आप पिछले जन्म में बचे होंगे, इसलिए आपका जो है टर्निंग पॉइंट बहुत लेट आता है और आपको बहुत मेहनत करवाता है। बहुत मेहनत से जो है आप किसी चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं, स्टेबिलिटी बहुत देर में बन पाती है। तो ये सारी चीज़ें, तो बायस बिहेवियर जो है, ये यदि आपने प्रारब्ध में किया है तो इधर आपको भोगना पड़ता है, तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पंचम और नवम स्थान से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है। नवम स्थान में हमें वो चीज़ चलता है कि जिन कर्मों को हमने पूर्ण कर लिया था, और पंचम स्थान से ये पता चलता है कि जिन कर्मों को हमने अपूर्ण छोड़ के आए थे, उनकी तरफ हमारी अब जो है उनकी तरफ हमारा आगे बढ़ना। यदि अपूर्ण कर्म गलत है तो उनका इस समय भी हमें गलत भोगना पड़ेगा, और यदि अपूर्ण कर्म अच्छे थे तो हम इस जन्म में भी उनकी तरफ जल्दी से बढ़ेंगे। जैसे कोई बच्चा जो क्लास में आता है और शुरू की अवस्था में ही वो बहुत अच्छा पढ़ने लगता है, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में ही वो अपूर्ण किसी चीज़ को छोड़ के आया था, उसमें उसकी सबसे अच्छी प्रतिभा दिखाई दे रही है, और उसको पूरा करने में उसकी बुद्धि भी और विवेक भी काम कर रहा है। ऐसी तरह से कई अपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है या कोई चीज़ है, कई लोग जो है बहुत लास्ट में उसको करते हैं, 80-82 साल में भी उसको करते हैं, उस विद्या को गेन करते हैं। इसका मतलब है कोई अपूर्णता छूट गई थी जिसको वो पूर्ण कर रहे हैं, या फिर किसी काम को इस समय कर रहे हैं और उसमें ये सोचते हैं कि भाई इसमें मेरी ये इच्छा है, अभी तक मैं नहीं कर पाया, और उसको पूर्णता की स्थिति देने के लिए वो नेक्स्ट लाइफ में भी उसके पूर्ण कर सकते हैं। उनकी उसमें जब वो नेक्स्ट लाइफ में जाते हैं तो उसको करने की उनकी जिज्ञासा बढ़ती है, और उसको बड़े अच्छे ढंग से वो करते हैं, तो ताकि लोग भी ये बोलते हैं कि इसको तो पहले से ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि केतु का जो गोचर होगा कन्या राशि में, वो थोड़ा सा कष्टदायक है। वो कष्टदायक इसलिए है कि जो उसका बुध है, और ये जो है पृथ्वी तत्व है, और केतु जो है अग्नि तत्व को दर्शाता है। तो केतु का वहाँ पर आने का मतलब है अचानक कई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाना, जिनसे कि आदमी ये महसूस करता है कि ये चीज़ मेरे साथ में क्यों हो रही है। तो दोस्तों सब चीज़ों से घबराना नहीं, प्रभु का नाम लो और आप मस्त रहो, और सारी चीज़ें ठीक होती हैं यदि आप संतुलित हैं, अच्छे विचार आप रखते हैं, और मॉरल वैल्यूज आपके पास हैं,
और नैतिक गुणों का आप पालन करते हैं, सही ढंग से रहते हैं, तो आपकी ये सब परेशानियां दूर होने वाली हैं। और ये प्रभु को भजो और मस्त रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मेरा चैनल पे जो मेरा नंबर है वो है 9868280191। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। और इसी तरह से उतर मैं और भी आपको ब्लॉग्स दिखाया करूँगा। आप सभी लोग मेरे ब्लॉग्स को देखें और मेरे को जितना भी ज्ञान है वो मैं सब आपको बताऊंगा। कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।